हेलो बच्चों, क्लास 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फिर हम एक एक्सप्रेशन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल वी में, और आई, ई और वी में हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो पहले हम लोग सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज होता है उसको डिस्कस करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम ऐसे ही इन जनरल बात करते हैं तो बात करने से ही हमारा आधा टॉपिक हमें समझ में आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, साथ में वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये चीज को आपको पूछा जाता है। आप इस तरीके से देख के चलिए, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लगता है। अगर हम पानी में चलना स्टार्ट कर देंगे, पानी मतलब पानी है उसमें हमें चलना है, तो पानी में चलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें पानी में चलना है तो चलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। पानी में अगर मैं कुछ और मिला देता हूं, मान लीजिए मैं डेंसर पानी मिला देता हूं, कीचड़ वाला पानी मैं बोल देता हूं कहीं पे है, अगर हमें उसमें चलना है तो हमें चलने में वहां पे मुश्किल ज्यादा होगी, यानी कि रुकावट हमें ज्यादा लगने वाली है। तो हम कहते हैं कि जैसे हम लोग देख रहे हैं पानी में हमने देखा, या फिर कीचड़ वाले पानी में देखा कि जब हमें चलना है तो हमें चलने में प्रॉब्लम हो रही है, रुकावट लग रही है। तो जैसे हमें चलने में रुकावट लगती है, उसी तरीके से आयंस जब बैटरी के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बैटरी के अंदर का जो मटेरियल है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वहां पे, वो उसके चलने में जो अपोज करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं। एक होता है बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं, या कोई व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, वो घर में छोटी छोटी बातों में उसकी सपोज किसी चीज को लेके नहीं बन रही है, तो वो जो रेजिस्टेंस उसको लग रहा है वो घर के अंदर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। और अगर वो बाहर की दुनिया में अगर उसको कुछ ऐसा होता है, बाहर उसको कोई रेजिस्टेंस लगा रहा है, कोई काम करने से रोक रहा है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो मैंने पढ़ा कि मेरे पास दो टाइप के रेजिस्टेंसेज हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे आप इस तरीके से ले लीजिए, कोई बैटरी या कोई सेल आपके पास है, उसमें आपके पास आपने इस तरीके से दो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर ली है, दो उसमें आपने सेल डाल दिए, एक कैथोड और एक एनोड हो गया। एक्सटर्नल सर्किट में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, आपने इसको प्लस बोला है, सपोज इस एंड को माइनस बोला है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं करंट के फ्लो को, तो आपके पास ये डायरेक्शन रहेगी। तो आपने कहा कि जो एक्सटर्नल सर्किट है, अब ये देखिए ये सेल के अंदर की बात है, इसमें जो मैं डॉट डॉट वाटर जैसा दिखा रहा हूं ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है। सपोज NaCl इसमें हमने डाला हुआ है, तो किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो बच्चों Na प्लस और Cl माइनस में जब वो ब्रेक होने वाला है, तो यहां पे ध्यान दीजिए जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयन इसके अंदर जो होंगे, तो पॉजिटिव वाले जो आयंस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव की तरफ को मूव करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाले कहां की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो जब ये आयंस ट्रेवल कर रहे हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो इनके मोशन में क्या करेगा, इनके यहां से यहां जाने में अपोज करना स्टार्ट कर देगा। और ये सारी फिनोमिना बैटरी के अंदर हो रही है, तो इसलिए सेल के अंदर हो रही है, इसको आप बैटरी ऑब्लिक सेल बोल सकते हैं, सेल ऑब्लिक बैटरी। तो यहां पे जो ये रेजिस्टेंस रुकावट लगने वाली है, इस रुकावट का नाम ही मैंने क्या डाल देना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपने देखा आपने क्या देखा, आपने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हो गए। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसको कैपिटल R से हम लोग डिनोट करेंगे बाद में। और ये हमारे लिए जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, एक्सटर्नल सर्किट हो गया। और ये आपका इंटरनल हो गया, इंटरनल पार्ट में। तो हम कह रहे हैं कि इंटरनल सर्किट के अंदर जो सेल
इनके मोशन में, करंट के फ्लो में जो रुकावट लगाता है, उस रुकावट को ही हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो घुला हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स, टू फ्लो द करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग बोल देंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बैटरी के अंदर जब आयंस वगैरह मूव कर रहे हैं तो बैटरी ही उसमें, देखो ये बाहर वाला रेजिस्टेंस तो लगाएगा, उसका तो काम है रुकावट लगाना, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वही रेजिस्टेंस अगर लगा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पानी में चलना है तो पानी में चलने में जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आप इस तरीके से देख लीजिए, ये आपके पास सर्किट हो गया। तो हमने कहा कि किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट, हम ये NaCl जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो घोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो होने वाले जो करंट है, उस करंट में जो अपोज करता है उसे हम लोग बोल देंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज द पॉजिटिव आयंस इनसाइड द सेल try to move towards the negative electrode while the negative ions try to move towards the positive electrode inside the cell. While they are moving inside the cell offers a resistance. This resistance is called internal resistance. तो एग्जाम में आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आपका ये पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है, आप एक कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपके लिए एक ये सेल बना रखा है, मैं एक ऐसा बड़ा सा और बना देता हूं, सेम साइज है, सब कुछ सेम है मेरे पास, मैंने बिल्कुल मटेरियल सब कुछ सेम रख दिया। यहाँ पे डिस्टेंस सपोज मैं d कह रहा हूँ, अब आपको दिख रहा होगा बोर्ड में कि डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। अगर वो d है तो सपोज मैंने कहा आपको समझाने के लिए इसको मैंने 2d कर दिया। ठीक है, तो आपने कहा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला, मैं सबसे पहला देख रहा हूं कि मैंने कहा कि अगर ये डिस्टेंस की बात करता हूं, ये डिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस आपका, देखिए अब सीधी सी बात है, अगर आप बात करते हैं ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा है, तो होने वाला क्या, देखो बच्चों, जब उसको कम डिस्टेंस में ट्रेवल करना है तो होगा क्या, जब आपको कम डिस्टेंस में इसको ट्रेवल करवाना है तो आप ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपको ही मैंने आपको बोला कि मान लीजिए आपको थोड़ा सा पानी में ट्रेवल करना है, बाकी आपको एयर, 2 लोगों की रेस करवा देते हैं, एक आप है एक और है। ठीक है, रेस करनी है आपको 100 मीटर की मैंने रेस करवाई है, या 500 मीटर की रेस करवा देते हैं। 500 मीटर एक बार तो वैसे सोचो एयर में चलना है, एयर मतलब ऐसे आप जमीन में चल रहे हैं, ये आपको जो रोकने वाली है वो एयर है, 500 मीटर की आपकी रेस करवाई गई है। तो अब होने वाला क्या है, अब मैंने आपके साथ, अब आप तो मुझसे पढ़ रहे हो तो आप तो मेरे अच्छे हो गए, एक दूसरा है मान लो, उसके साथ हम थोड़ा सा नाइंसाफी करने वाले हैं। मैंने तुम्हारे लिए बोला कि 500 मीटर में से बीच में से एक छोटा सा पानी, छोटा सा नदी जैसी जा रही है हल्की सी, उसमें से आपको चलना है। तो मैंने कहा उस 500 मीटर में से आपको 50 मीटर पानी में चलना है, और उसको 500 में से मैंने कहा 250 मीटर पानी में चलना है। ऐसे अगर सोचोगे प्रोबेबिलिटी किसकी जीतने की ज्यादा है, तो तुम खुद सोचोगे तुम्हें हमारी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको डिस्टेंस जिसमें वाटर में चलना है वो डिस्टेंस ज्यादा है, और तुम्हारे लिए डिस्टेंस क्या है, कम है, तो तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस कम होगा, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। अगर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात जो है ये नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर मींस अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग टाइप का होगा, तो उसकी वजह से वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अगर बात कर ले, जैसे बैटरी होती है हमारी, कोई बैटरी ज्यादा काम करती है, कोई कम करती है, तो उसका क्या है, किस चीज से वो मिलके बनी हुई है, वो उसके इंटरनल नेचर को बताएगा। तो उसके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे हो गया। तीसरा एग्जांपल हो गया जो उसका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन को कैसे समझते हैं, ठीक हो गया। फिर क्या करते हैं, देखो फिर एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो तुम हो, तुम मुझसे पढ़ रहे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए 500 मीटर में से मैंने कहा 50 मीटर, तो अब वो दूसरा वाले ने कहा नहीं मैं नहीं भागूंगा 250 मीटर में।
अब वो लड़ने लग गया, भाई मैं तो भागने वाला नहीं हूँ 250 मीटर में, मुझे भी 50 मीटर में दौड़ना, उसको दिमाग आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो कहता है कि 500 मीटर में से आप भी 50 मीटर दौड़ो, आपका स्टूडेंट भी 50 मीटर दौड़ रहा है, मुझे भी 50 मीटर दौड़ना है। अब मैंने दिमाग लगाना है, अब मैंने दिमाग जिताना तो तुम्हें ही है मेरे। अब मैं दिमाग लगा के करता क्या हूँ, मैंने कहा चलो इसके साथ ऐसा करते हैं, उस बेचारे को फिर से, उसको तो बाद में दिमाग आया ना कि उसको 250 मीटर नहीं दौड़ना चाहिए था। तो अब हम करते क्या है, अब आपको भी 50 मीटर, उसको भी 50 मीटर दौड़ाते हैं। मैंने कहा गारंटी मेरी, जीतोगे तुम। क्या किया मैंने वो दूसरे वाले जिस रिवर में वो लड़का दौड़ने वाला है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। मतलब खूब मिट्टी कीचड़ वीचड़, तुम्हारा वाला पानी बिल्कुल साफ है जिसमें तुम्हें चलना है, और उसमें कीचड़ वीचड़ बिल्कुल पैर वैर धस रहे एकदम से, सोचो कंसंट्रेशन बढ़ा दिया वो और बिल्कुल डेंसर मीडियम कर दिया। तो अगर वो डेंसर में कर देता तो वहां पे चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए चलना आसान होगा, तो जीत आपकी होनी है। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इफ यू विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट देन व्हाट विल हैपन, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक गिलास पानी है मेरे पास, उसमें 2 जगह 1 गिलास पानी है, इसमें 1 चम्मच चीनी मिला रखी है, इसमें मैंने 10 चम्मच चीनी मिला रखी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपने देखा, पहला पॉइंट देखा कि जो डिस्टेंस है, दूसरा है नेचर पे डिपेंड करता है, तीसरा हो गया आपका कंसंट्रेशन पे। इन तीनों पे आप ये डायरेक्टली, ये इस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें हम और देख सकते हैं, देखिए, इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेट्स हैं, इस प्लेट के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे, आर से इंटरनल से दिखा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एरिया कम होगा तो कम जगह पर उनको जाने को मिलेगा, ज्यादा होगा तो वो जो उनको जाना, आयंस को मूव करना है, उनको जो जिस जगह पे जाना है वो जगह ज्यादा हो जाएगी। तो अगर कम जगह में जाना है तो फिर वेट करना पड़ेगा, ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस इज सिंपली ट्रैफिक। जैसे आप खाली रोड में चल रहे हैं और एक आप बहुत भीड़ वाली रोड में चल रहे हैं, तो आप खाली रोड में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, भीड़ वाली रोड में रेजिस्टेंस आपको ज्यादा लगेगा। वैसे इसके साथ है, अगर आप एक छोटी प्लेट लेते हैं, उसका एरिया कम रखते हैं, तो उसके पास जाना है, तो अगर मान लो बहुत सारे आयंस आ रहे हैं तो कुछ को वेट करना पड़ेगा। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो इजीली हो जाएंगे, तो एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वी हैव सीन द पैरामीटर्स, ये सारे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप नोट कर लो, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज यूजुअली लो and its internal resistance increases as we draw more and more current from it। तो अगर एक नई नई बैटरी बनी है, ताजा आपका बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर बहुत ज्यादा पुरानी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं घर वगैरह में, हम लोग या मोबाइल वगैरह में देखते हैं, शुरू में खरीद के लाते हैं तो मस्त काम करता है बहुत घंटे घंटे तक, बाद में क्या होता है हम चार्ज करते हैं, थोड़ी देर में कहता है अरे फिर चार्जर ढूंढो, तो वाली कंडीशन हो गई। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम रहता है, और उसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से पास करवा चुके हैं तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, एक देखिए टर्मिनल पोटेंशियल मुझे समझाना है। नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जैसे आपकी बैटरी है, उस बैटरी के 2 टर्मिनल्स हो गए, सपोज ये ए है ये बी है, इन 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, अगर जैसे मैं सपोज यहाँ सर्किट में आई करंट कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस आर है, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया आई आर, तो ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स, हियर टर्मिनल मींस होता है एंड, बिटवीन 2 एंड्स और टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय V। हम लोग इसको सिंपली डिनोट करते हैं V से, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, जो बैटरी की ताकत है उसको हम लोग 3 टर्म आया हमारे पास, आर आया, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोला मैंने,
वी आया, इसको मैंने टर्मिनल पोटेंशियल बोला, टर्मिनल पोटेंशियल बोल दिया। और आपके पास ई है, इसको बोलते हैं ईएमएफ। ई को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कहते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया आपके पास, ई से हम डिनोट करते हैं। ई मींस बैटरी की ताकत। ई को भी डिफाइन कर देता हूं मैं। चलिए अभी इसको हटा देते हैं पहले बोर्ड से, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईएमएफ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसको कुछ ऐसा नोट्स आप बना सकते हैं, जो डेफिनेशन में जैसे बोल रहा था उस तरीके से लिखिए। देखो कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ना है कि पूरा लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने एक सर्किट बना लिया, अभी मैं समझाता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो समझा दिया है, ईएमएफ को समझा देता हूं। ये कोई सर्किट है जिसके साथ मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ दिया है। ठीक है, और आपके पास कोई सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर है। ये जो लंबी वाली साइड है प्लस, ये माइनस रहती है, ये सेल हो गया एक, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और ठीक है, ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा ईएमएफ को आपको वैसे ही समझा देता हूँ। देखो बच्चे से पोटेंशियल को आपने डिफाइन किया था W/Q बोला था, तो Q = 1 हो गया, तो V = W हो गया। तो यहाँ पे ईएमएफ भी एक हिसाब से पोटेंशियल ही है, तो आप E = V = W बोल सकते हैं डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो आप बोल देते हैं कि ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ उस वर्क डन के इक्वल है जो यूनिट चार्ज को सेल से मूव कराने में वर्क डन होगा। मतलब the work done in moving a unit charge throughout this cell या throughout the circuit is called its electromotive force या फिर EMF। तो हमने सिंपल बोल दिया work done by the cell in carrying a unit charge, work done by the cell in carrying a unit charge along the closed circuit, closed circuit मतलब उसको बाहर और अंदर। तो आप सिंपल ऐसे समझ के चलो कि जब ईएमएफ की बात होती है तो उसने आउटसाइड की बात भी करनी है और उसने किसकी बात करनी है, इनसाइड की बात भी करनी है। मान लो कोई बेचारा युवक है, उसकी शादी हुई है। ठीक है, शादी हुई है तो उसकी ताकत को हमने ईएमएफ मान लिया। अब मान लो उसकी दुल्हनिया आ गई, तो थोड़ा सा आ गई टेढ़ी टाइप की, कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, अब फेंकेगा तो नहीं, तो इनसाइड वो थोड़ा कच 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 करती है। देखो तो ये जो उसकी कचकच से उसकी ताकत तो खर्च होगी। अब दुल्हनिया को तो समझ में आ नहीं रहा है, तो अंदर उसकी जो ताकत खत्म हुई, तो अब ये बेचारे की ताकत दो तरीके से लगनी है, बाहर भी काम करता है, नौकरी भी करता है, बॉस की भी डांट खाता है, बीबी की भी डांट खाता है। तो जो टोटल इसके पास अगर ये 100 ताकत है, तो ये 20 तो बीबी से खा गया, 80 किससे खा रहा है, बॉस से। तो बॉस से कहेगा सर कम डांटो, या फिर वो खुद ही लोग समझ जाते हैं कि शादीशुदा है, नहीं या फिर पुरानी जो भी है, तो थोड़ा सा कम डांटना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ के चलिए, ये जो इसको घर में लग रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वाला लग रहा है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हैं, आप कुछ आइडियल सेल भी होते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि हर जगह इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा। जो आइडियल सेल होते हैं उनके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0 माना जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, नेग्लिजिबली 0 कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आइडियल जो आपका रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो 0 माना जाता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर अब मुझे रिलेशन पढ़ना है, हेडिंग है मेरा रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखो अब मैंने पढ़ाया कि अब मैं ईएमएफ पढ़ा रहा था आपको, तो क्या कहा मैंने, देखो ईएमएफ क्या है आपके पास, वर्क डन। कौन से वर्क डन की बात बोली थी मैंने, क्योंकि अभी पढ़ा था ना, E = आपने कहा W/Q हो जाएगा, अगर Q = 1 तो E किसके इक्वल हो जाएगा, W के। तो मैंने क्या बोला, E = वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग a unit charge throughout the circuit, throughout the closed circuit। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो मतलब वर्क डन कौन सा, एक्सटर्नल सर्किट प्लस इंटरनल सर्किट में वर्क डन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
एक्सटर्नल में आपके पास देखो वर्क डन क्या हुआ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है आपके पास, और अगर आप Q को 1 बोलेंगे तो V किसके बराबर W। तो एक्सटर्नल वर्क डन को V से डिनोट कर दो, इंटरनल को V डैश से कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू V की जगह पे कितना होगा, देखो बच्चों करंट कितना है सर्किट में I, रेजिस्टेंस कितना है R, तो IR, और इंटरनल कितना है, करंट तो I है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा आपका, आप दोनों में से I को कॉमन ले सकते हैं, R प्लस R हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। बस ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं को हम लोगों ने यूज करते रहना है। अब हमें पढ़ना है, मान लो गरीब सा कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, किसी सेल का EMF दे देता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देता है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे देता है, इन दोनों का सम कर देना है, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो गया, स्मॉल r आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसमें कभी कभी V की फॉर्म पूछ देता है, तो जल्दी से नोट करो इसको। बस मुझे ये याद रखना है, मेरे को कुछ भी याद नहीं रखना, मुझे याद रखना है कि ये सेल की पूरी ताकत, उस गरीब बेचारे व्यक्ति की पूरी ताकत इज इक्वल टू एक्सटर्नल बॉस वाली ताकत प्लस इसकी वाइफ की रेजिस्टेंस। इसको V से रहने देते हैं, इसको IR लिख दो, ये E हो गया। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये अलग अलग फॉर्म है इसको लिखने की, जैसे आपने अभी I लिखा था आपने क्या, E अपॉन R प्लस R लिखा था। आप सिंपली अगर देखोगे तो ये ओम्स लॉ ही तो है आपका। अगर आप ओम्स लॉ की बात करें तो V इज इक्वल टू IR होता था, तो R दो है, ये सीरीज में R प्लस R हो गया, और EMF E हो गया, तो E अपॉन R प्लस R। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, अगर V की फॉर्म में पूछा जाए आपसे, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी फॉर्म है इसकी, हम सारी फॉर्म्स को लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी यहाँ से अगर इसको निकालने के लिए बोला जाता है, देखो यहाँ पे IR निकालना है तो E माइनस V हो जाएगा, तो R अगर निकालना है तो E माइनस V अपॉन I। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इस फॉर्म में आप लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस भी जनरली लिखा जाता है, ठीक है। और भी अगर इसको फॉर्म लिखनी है तो E माइनस V हो गया, I की जगह पे V अपॉन R, ओम्स लॉ से, या फिर आपने पढ़ा था अभी V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख दिया। तो आप इसको और चाहे तो और इसको ऊपर ले जाके सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा E माइनस V अपॉन V इंटू R हो जाएगा, ये आपका स्मॉल r की वैल्यू हो गई। तो सारे फॉर्मूले लिखिए, किसी भी रिलेशन में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग उसमें सॉल्व करने के एबल रहे कि आप उसको सॉल्व लगा लें। मैंने सारी की सारी फॉर्म जो भी ब्रैकेट में लिखी है, सारी की सारी आपको नोट करनी है। और एक फॉर्मूला होता है, देखो V इज इक्वल टू, जैसे आप लोग IR बोलते हैं, तो I की वैल्यू आपने निकाली, I की वैल्यू कितनी निकाली आपने, E अपॉन R प्लस R, E इंटू कैपिटल R। इस फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी फॉर्म में रिलेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। टॉपिक चल रहा था E स्मॉल r और कैपिटल V में रिलेशन था, तो हमने देख लिया सारे के सारे रिलेशन। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। देखिए स्पेशल केस के अंदर पहला, व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, सेल इज ओपन सर्किट, तो आपका I 0 हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब मान लो रात को चूहा है और तार काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट मतलब करंट ने फ्लो नहीं करना है, तो I इज इक्वल टू 0। अब अगर I आपका 0 हो जाएगा तो ये देखो V ओपन लिख देता हूँ इसको, इज इक्वल टू E। IR 0 हो गया ना, तो V ओपन इज इक्वल टू E। तो आप बोलते हैं कि जब सेल एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका EMF के इक्वल हो जाएगा। स्पेशल केस के अंदर पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एक चीज और ध्यान दे लो कि मैंने क्या कहा था, जैसे V हमेशा लेस होगा E से, इस बात का ध्यान रखना। कैसे, जैसे मैंने बोला V जो है वो एक्सटर्नल सर्किट का है। जैसे मान लो कोई सोचता है बहुत भाग्यशाली है भाई, मेरी बीबी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमेशा ध्यान लगाओ, जो व्यक्ति की अपनी ताकत है E, वो उसकी V से हमेशा ज्यादा होगी। एक्सटर्नल जो V है, अगर मान लीजिए हमने कहा अरे यार वो कह रहा है मेरा तो बहुत ही अच्छा है, जैसे इसने बोला ना, जैसे हमने बोला था V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो वो कोई सोचता है कि मेरा सेल तो भाई ऐसा रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल है,
उसका रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल ले लिया, तो वो बोल देगा V इज इक्वल टू ई है। अगर वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि मेरा रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो V किसके इक्वल होगा, E की। लेकिन हम कहेंगे हम तेरी बात को नहीं मानते हैं, हम उसकी बात को सिरे से खारिज कर देंगे। हम बोलेंगे ऐसा कोई रिजल्ट होता नहीं है, अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो वहां पे जरूर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगर स्मॉल आर की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब डेफिनेटली ई में से कुछ माइनस करोगे तभी क्या बचेगा, आपका वी बचेगा। तो ये हमने रिलेशनशिप देखा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पढ़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ईएमएफ देखा और वी देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। ओके, थैंक यू।